एक दुखद खबर मिल रही है। फलौदी से बड़ा हादसा हुआ है। नमक के कुएं की खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे मौत हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। सभी शवों को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। जांबा पुलिस थाने क्षेत्र में ये घटना सामने आई है। बेहद ही दर्दनाक हादसा रहा। फलौदी से ये खबर है। नमक के कुएं की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान बताया जा रहा है कि जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसकी वजह से 3 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। 3 मजदूरों की मौत हुई है। सभी शव मॉर्चरी में रखवा दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लालचंद से। लालचंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, 3 मजदूर है जो जहरीली गैस की वजह से उनकी मौत हो गई है। जो नमक के कुएं की खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ है। कुएं के खुदाई के अंदर जो नीचे गैस यूज की जाती है, उस गैस में रिसाव होने की वजह से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको फलौदी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया था। अब उनको मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जांबा थाना का मामला है। लालचंद, आपके मुंह से बच्चा शब्द निकला कि ये तीनों मजदूर एडल्ट ही थे? नहीं सर, लोकल मजदूर है यहाँ। एडल्ट ही है ना? हाँ सर। ठीक है लालचंद, एक सवाल ये भी है कि जब इस तरह का काम चल रहा होता है तो ठेकेदार की ओर से सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। क्या इस पर प्रशासन संज्ञान ले रहा है? क्या वहां पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे? ऐसे कैसे कोई जहरीली गैस के रिसाव की चपेट में आ गया? वहाँ पे सुरक्षा उपकरण पूर्णतः उपलब्ध नहीं थे। प्रशासन, एसडीओ साहब वगैरह मौके पर मौजूद हैं। पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया। कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है पुलिस। चलिए, शुक्रिया। पाली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बाइक से हिमावास गांव जा रहे थे। इसी दौरान किसान केसरी गार्डन के आगे ओवरब्रिज पर उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों को गंभीर हालत में पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां से जोधपुर रेफर किया गया। घटना से पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। ये बड़ी खबर पाली से आपको बता रहे हैं। बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। एक अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मारी थी। वो गाड़ी किसकी थी, कौन सी थी, कौन चला रहा था, इस बारे में अभी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष राठौड़ से। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट्स हैं? स्वप्निल, बताना चाहूंगा कि रिश्तेदार की मौत होने पर पति पत्नी बाइक से अंतिम संस्कार के कार्यक्रम प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे थे। बीच रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए थे, जिनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अचानक हुए इस हादसे से पूरा परिवार शोक में डूबा है। स्वप्निल, उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो वही पुलिस पूरी जांच में जुटी है। अज्ञात वाहन कौन सा है, इसको लेकर भी जांच में जुटी है। स्वप्निल, तो किस जगह पर हादसा हुआ? क्या कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था? स्वप्निल, सुबह का हादसा हुआ था। इसको प्रत्यक्ष सामने नहीं आया है। ये मिसेज को मान रहने वाले हैं, ये पाली शहर के ही हैं, ये जो कि अपने रिश्तेदार के हेमावास गांव के रिश्तेदार के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में जा रहे थे। हाईवे पर किसान केसरी पेट्रोल पंप से कुछ आगे ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन के चालक ने लापरवाही चलाते हुए इसको टक्कर मारी दी। अपने इस हादसे में पति पत्नी दोनों गंभीर घायल हो गए और उनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसको लेकर पुलिस पूरी जांच में जुटी है। स्वप्निल, अज्ञात वाहन कौन सा था, कौन चला रहा था, इस बारे में तो जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हादसे की वजह सामने आई है। ट्रक बता रहे हैं अज्ञात वाहन को लेकर, ट्रक इसको लेकर नाकाबंदी भी की गई थी पुलिस द्वारा। और वहीं टोल की बात है, टोल पे भी छानबीन की जा रही है कि ऐसा कुछ ट्रक है जिसके कुछ एक्सीडेंट के बाद कुछ क्षतिग्रस्त हो रखा है, तो उसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। स्वप्निल, क्या प्रशासन की ओर से किसी तरह की सहायता राशि की घोषणा पीड़ित परिवार के लिए की गई है? अभी प्रशासन की ओर से कोई पीड़ित परिवार के मुआवजे की राशि घोषणा नहीं हुई है। तो वैसे एसएचओ और पुलिस वहां पे पहुंचे थे और परिवार को सांत्वना भी दी थी। वही समाज के लोग भी वहां घर पे पहुंचे, इनको परिवार को सांत्वना और जाने से बताया। तो वही इनके बच्चों की बात करें तो इन बच्चों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि माँ बाप की उनकी डेथ हो गई और वो चल बचे हैं। चलिए, ठीक है, आप नजर बनाकर रखें फिलहाल। शुक्रिया।
ये एक दुखद खबर है पाली से। ये खबर हम आपको बता रहे हैं किस वाहन ने टक्कर मारी। अंदेशा जताया जा रहा है कि कोई बड़ा वाहन होगा, संभवतः ट्रक भी हो सकता है। ऐसे में नाकाबंदी करवाई गई। ये बात को देखा जा रहा है कि अगर कोई ट्रक आगे से क्षतिग्रस्त जैसा नज़र आता है, जिसे देखकर ये शक हो कि हो सकता है इसने टक्कर मारी हो, तो उसे भी जांचा परखा जा रहा है। बहरहाल हादसे की वजह स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी, उन्हें अस्पताल लाया गया। दोनों ने दम तोड़ दिया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पहले पत्नी की मौत हुई और उसके कुछ ही मिनटों बाद पति की भी मौत हो गई। परिवार सदमे में है। परिवार के सदस्यों को एक बार की ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके परिवार के अहम स्तंभ, उनके परिवार के सदस्य अब इस दुनिया में नहीं हैं। भीलवाड़ा से खबर है, 20 साल के युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। 7 दिन पहले युवक पूरनमल रैगर का अपहरण हुआ था। रायपुर थाना क्षेत्र के थोरिया खेड़ा के जंगल में शव मिला है। 8 अक्टूबर को रात 12 बजे किडनैपिंग की वारदात सामने आई। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, मौका मुआयना कर रही है, जांच आगे बढ़ाई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 20 साल का युवक, नाम पूरनमल रैगर, उसकी हत्या कर दी गई है। पहले उसे किडनैप किया गया और फिर मार डाला गया। 7 दिन पहले इस युवक पूरनमल रैगर का अपहरण हुआ था। बदमाशों ने उसे किडनैप कर लिया था। उसके बाद हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन न तो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ा पाए और न ही उसे मरने से बचा पाए। मर्डर कर दिया गया पूरनमल रैगर का। रायपुर थाना क्षेत्र के थोरिया खेड़ा के जंगल में युवक का शव मिला है। 8 अक्टूबर को रात 12 बजे इसे किडनैप किया गया था। तभी से पुलिस प्रशासन इन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिली और आज इस युवक की लाश मिली है, इस युवक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सचिन, माफ कीजिएगा, नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए स्वप्निल, ये जो युवक है जिसकी लाश आज मिली है, ये बीते 7 दिन पूर्व इसका किसी आनंदपुरी नाम की कोई गैंग, जो बताया जा रहा है कथित गैंग है, वो अपराधियों की गैंग है, उसने इस बच्चे का अपहरण कर लिया था। और ये जो घटना है, इस घटना के बाद में लगातार 8 अक्टूबर की घटना बताई जा रही है अपहरण की। उसके बाद में युवक का पता नहीं चल रहा था, घर वाले भी लाश इसको तलाश कर रहे थे, मगर आज इसका जो शव है रायपुर थाना क्षेत्र में जो थोरिया खेड़ा के पास जंगल है उसमें पड़ा मिला। तो इसकी सूचना मिलने के बाद में अभी एडिशनल एसपी जो है रोशन लाल पटेल सहाड़ा, वो और जो उपाधीक्षक पुलिस है गंगापुर लबूराम विश्नोई, वो पहुंचे हैं मौके पर। लोगों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। लोग वहां पे इस बात को लेकर आक्रोशित है कि इस घटना को लेकर पुलिस अगर तत्परता से त्वरित कार्रवाई करती तो शायद आज उनका बेटा या तो बच सकता था या अपराधी अभी तक पकड़ में आ सकते थे। तो नहीं भी अगर होता, अगर हत्या भी हो चुकी होती तो कम से कम परिजनों को समय पर सब मिल जाता, सूचना मिल जाती। पुलिस इस मामले में फूक के कदम रख रही है। ग्रामीणों का जो मामला है, ग्रामीणों की जो मांग है वो है ज्यादा जल्दी इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो और मुआवजा दिलाया जाए परिजनों को। इसी बात को लेकर लोगों का एजिटेशन चल रहा है और ग्रामीण जमा है। जिस गैंग का आप नाम ले रहे हैं, क्या उस गैंग की कोई क्राइम हिस्ट्री है? और दूसरा, अपहरण किया क्यों गया था? क्या किसी तरह की कोई फिरौती मांगी गई थी? क्या पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है? स्वप्निल, अभी तक इस मामले में किसी भी तरह से इस बात से कोई ये सामने नहीं आ पा रही है कि अपहरण के बाद में कोई फिरौती मांगी थी या नहीं मांगी थी, मगर इस युवक के अपहरण की अंदेशा शुरू से जताया जा रहा था और बराबर इस बात को लेकर लोग कह रहे थे कि इस युवक का कहना कि अपहरण हुआ है। ये युवक जो है इस युवक के अपहरण की सूचना के बाद में लगातार परिजन जिस तरह से दबाव बना रहे थे, पूरनमल रैगर इस युवक का नाम है, और 7 दिन से इस बात को लेकर किसी न किसी तरह से लोगों की मांग थी जल्द से जल्द इस युवक का पता लगाया जाए। तो एफआईआर भी तो करवाई गई होगी, क्या पुलिस में एफआईआर हुई थी? पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया था? बिल्कुल पुलिस इस मामले में यही कह रही है अभी तक कि वो जांच कर रही है, इसी बात को लेकर चलाती नहीं थी बात को, मगर आज जिस तरह से ये घटना सामने आई है
आपको बता दूं मैं कि ये 8 अक्टूबर को जिस तरह से रात्रि की घटना बताई जा रही है, पूरणमल देगर का अपहरण हुआ था और आकस्मिक तत्वों जो असामाजिक तत्वों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसका असामाजिक तत्वों ने अपहरण किया है। और जो घटना बताई गई थी अपहरण जो है वो बताया गया है कि जो घटना स्थल है वो तो कानून व्यवस्था पर तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं। 8 अक्टूबर की रात को अपहरण होता है, फिर 9 तारीख बीतती है, 10 तारीख चली जाती है, 11, 12, 13, 14 तारीख भी चली जाती है और फिर शव मिलता है 15 तारीख को। पुलिस का कोई भी वर्जन, पुलिस के आला अधिकारियों का कोई भी वर्जन इस घटना को लेकर सामने आया है? स्वप्निल, इस पूरे मामले में सबसे जोरदार चौंकाने वाली बात यह है कि 12 अक्टूबर को ही ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन दे दिया था अधिकारियों को तो भाई हमारा युवक लापता है, उसका अपहरण हो गया है। रात को 12 बजे के 12:30 बजे के आसपास अपहरण हुआ है। उसको युवक की जांच करे जाए, उस युवक की तलाश करे जाए। उसके बावजूद किसी तरह की जो पुलिस है जांच करती रही, पुलिस कहती रही हम तलाश कर रहे हैं। इसी तरह से युवक ग्रामीणों को टालते रहे और आज जब इस युवक का शव मिला तो उसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए और ग्रामीण बकायदा इस मामले को लेकर उनका कहना है जब हमने 12 तारीख को ही राज्यपाल और तहसीलदार, राज्यपाल के नाम पर जो तहसीलदार है अष्टमल महात्मा उनको ज्ञापन दे दिया था, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात को लेकर नाराज अपने तो पुलिस के लिए तो अब काटो तो खून नहीं वाली स्थिति बन गई है। क्या पुलिस ने इस घटना को लेकर या प्रारंभिक जांच जिस तरफ इशारा कर रही है उस बारे में कुछ भी साझा किया है मीडिया के साथ? देखिए स्वप्निल, अभी तक तो पूरा जो अमला है पुलिस का वो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ग्रामीण रोष में है और जो ग्रामीणों का रोष देखते हुए बन रहा है उसको देखते हुए अभी कुछ भी कहने से पुलिस बच रही है, कुछ भी बात कहने से बच रही है। इस बात को लेकर जो स्वप्निल सबसे बड़ी बात यह है, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ एक बार, 12 अक्टूबर को ग्रामीणों ने जो गुमंतु समाज है उनके प्रतिनिधियों के नेतृत्व में बकायदा अधिकारियों को ज्ञापन दिया था। उसके बावजूद किसी भी अधिकारी और किसी भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के कान पे जू नहीं देंगी। इसी वजह से आज ग्रामीणों में रोष है इस बात को लेकर। ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के बड़कापाड़ा टोल प्लाजा पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की कार से 18 लाख रुपए बरामद किए। इस पर पुलिस ने कार चालकों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र ने बताया कि हरियाणा नंबर की कार में 3 लोग 18 लाख रुपए की नकदी हरियाणा के झज्जर से लेकर टोंक की ओर जा रहे थे। ये व्यक्ति खुद को भट्टा व्यवसायी बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने राशि को जब्त कर लिया है और आयकर विभाग को भी सूचना दे दी है। आज 500 रुपए के नोटों की गड्डी, कुल राशि करीब 18 लाख रुपए हरियाणा नंबर की कार में थी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुशील जैन से। सुशील, प्रारंभिक पूछताछ में इन युवकों का क्या कहना है इस बड़ी रकम को लेकर? सुशील सुन पा रहे हैं? हेलो जी सुशील, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है एकदम। सुशील, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो लोग पकड़े गए हैं प्रारंभिक पूछताछ में क्या जानकारियां निकल कर आई हैं? कहां से लाए थे ये नकदी, कहां ले जा रहे थे, इनका मोटिव क्या था? पुलिस वाले काफी देर से इनसे पूछताछ तो कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ प्रॉपर जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पा रही है। कुछ ही देर में जानकारी आते ही आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो किस तरह इन्हें पकड़ा गया? नाकाबंदी की थी पुलिस ने, कई किसी मुखबिर की तरफ से खबर आई थी, उस कारण इनको दबोचा गया। जाहिर तौर पर कोई संतोषजनक जवाब तो ये दे नहीं पाए होंगे। पुलिस ने पूछा होगा कि भाई कोई स्लिप या कोई पेपर, अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हैं, किसी कंपनी को पेमेंट देने जा रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस तरह की कोई भी चीज इनके पास नहीं थी? नहीं, बिल्कुल अभी तक इन्होंने कोई भी जानकारी दी नहीं है, सारी जानकारी छुपाई हुई है अभी तक। तो ये लगातार इन पर दबाव बनाए हुए हैं, जल्दी ही कुछ ना कुछ जानकारी निकल के सामने आने की संभावना है। पर ये कंफर्म है कि ये लोग टोंक ही जा रहे थे? ये भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, ये टालम टोल करके जवाब दे रहे हैं अभी तक। हम भी खबर पर नजर पूरी तरीके से बनाए हुए हैं, थोड़ी देर में पुख्ता जानकारी मिलने की संभावना है। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखें। डूंगरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में रतनपुर चौकी के पास 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, करीब 10 लोग घायल हुए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम इलाज में जुटी है। इधर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री और एसपी कुंदन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डूंगरपुर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देखिए तस्वीरों का कुछ हिस्सा आपको विचलित कर सकता है मानसिक तौर पर, और इसलिए उस हिस्से को हमने ब्लर कर कर रखा है। लेकिन अगर ये ब्लर नहीं होता तो जिस किसी ने भी ये तस्वीरें देखी हैं वो ये जानता है कि कितनी हृदय विदारक तस्वीर है, कितने पूरी तरह से ये लोग घायल हुए हैं। 2 वाहनों में ज़बरदस्त भिड़ंत हो गई। 7 लोगों की अब तक मौत की खबर मिल रही है। 10 लोग हैं जो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। 10 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी कंडीशन को मॉनिटर कर रही है, उन्हें ट्रीटमेंट दे रही है। इधर पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जांच में जुटी है। जिला कलेक्टर एल एन मंत्री और एसपी कुंदन मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ, हादसे की वजह क्या रही, ये सामने नहीं आ पाया है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी ठीक कुछ बता नहीं पा रहे हैं। बहरहाल ये बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में रतनपुर चौकी पड़ती है, उसके पास ही 2 वाहन आपस में भिड़ गए। किसकी गलती थी, क्या हुआ था, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल जो प्राथमिकता है वो ये कि जो घायल हैं उन्हें समुचित इलाज की व्यवस्था मुहैया करवाई जाए, और उसी में प्रशासन जुटा हुआ है। करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हादसे में मारे गए लोगों की संख्या 7 तक पहुंच चुकी है। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के आला नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लगा है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए थे। वहीं दिल्ली में आज भी लगातार मुलाकातों का दौर चलता रहा है। सीएम गहलोत ने जोधपुर हाउस में अजय माकन से मुलाकात की। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तमाम उम्मीदवारों के पैनल्स पर भी चर्चा की गई थी। 4 घंटे से ज्यादा चली बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही और क्या रणनीति हो इस चुनावी जंग में, उस पर भी बातचीत हुई। इधर दिल्ली में हो रही बैठकों पर संभावित प्रत्याशियों की भी नजरें टिकी हैं, और कांग्रेस के लीडर्स का भी जोधपुर हाउस पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात का सिलसिला दिन भर चलता रहा है। तो दिल्ली राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति का फिलहाल केंद्र बना हुआ है। सीएम से लेकर सभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक दिल्ली पहुंचे, जहां जोधपुर हाउस में सीएम गहलोत से मुलाकात की। जोगिंदर रवाना, लाखन संदीप, वाजिब अली ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। फिर मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है, अपने टिकट की भी बात की है, जिसमें उन्हें आश्वासन भी मिला है। पहले से ही सब कुछ वो तो हाईकमान निर्णय लेगा जो भी है, और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बड़े काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं, जो पिछले 50 सालों में जो कार्य नहीं हो पाए, वो मेरी स्वयं की खुद की विधानसभा क्षेत्र नदवाई में हुए। 5,000 करोड़ रुपए के काम हुए। मैं समझता हूँ आज जनता कांग्रेस के पक्ष में है। जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में दी हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आज जनता मन बना चुकी है। हमारे काम पे हमें भरोसा है, ठीक ठाक हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस का काम जीत रहा है। हमें टिकट मिले ना मिले, कांग्रेस सरकार बन रही है, और राजस्थान में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी जो मोहब्बत की दुकानें खुल रही है सब जगह। जो विधायक बसपा से कांग्रेस में आए थे, टिकट अगर नहीं मिला कांग्रेस का तो फिर क्या करोगे? कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के सिपाही है, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस को जिताना, कांग्रेस की सरकार रिपीट करना, और राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज कर दिया नरेंद्र मोदी जी को, आइए डिबेट कीजिए, कंपेयर कीजिए। और सहयोगी ज्योति इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ज्योति, फिलहाल ऐसा लगता है कि पूरा जो राजस्थान कांग्रेस का कुनबा है उसमें से अधिकतर चेहरे दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब वहीं से उम्मीद है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कार्यकर्ताओं के हाथ लगा है। ऐसे में क्या खास हलचलें रही हैं अब तक? जी बिल्कुल, स्वप्निल देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि पूरा आधी से ज्यादा है वो दिल्ली में पक्ष देखने को मिलता है। बिल्कुल देखिए, आज हम बात करें तो जोधपुर हाउस में सीएम अशोक गहलोत मौजूद है। देखिए, सीएम अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से कहीं नहीं गए, लेकिन सीएम अशोक गहलोत से मिलने के तमाम नेता जो जरूर जोधपुर हाउस पहुंचे। इस बीच देखिए अजय माकन ने कहा, और देखिए दोनों के बीच में कोषाध्यक्ष कांग्रेस के दोनों के बीच में देखिए करीब 1 दिन मुलाकात हुई। और इस दौरान जो इस पूरे टाइम पीरियड की बात करें तो देखिए उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है, कैप्टन को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही देखिए जो 3 विधायक के बसपा से जो शामिल हुए थे कांग्रेस में, जोगिंद्र रवाना, लाखन संदीप और वाजिब अली, इन्होंने भी जोधपुर पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की, और उस दौरान आज माकन भी वहां पर मौजूद रहे।
अभी देखिए फिलहाल हम मौजूदा तस्वीर की बात करें तो जोधपुर हाउस के बाहर लगातार तो टिकट मांगने वाले जो टिकटार्थी है देखिए उनका लगातार जमावड़ा जो है बहुत संख्या उनकी बढ़ती जा रही है। सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर से ये टिकट मांगने वाले जो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उन सबसे मुलाकात करने के लिए जोधपुर हाउस के बाहर आएंगे। सिक्योरिटी के देखिए सारे इंतजाम कर दिए गए थे क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बीच बीच में है वो एक विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। किस तरह का विरोध प्रदर्शन? जी किस तरह का विरोध प्रदर्शन? क्या किसी की एंजाइटी है? जाहिदा है। कल भी हमने देखा कि कंट्रोल रूम के बाहर कांग्रेस के वहां पर वोट रूम के बाहर देखिए जाहिदा को लेकर एक तरफ विरोध देखा गया तो दूसरी तरफ उनके समर्थक जनता पार्टी के नारे लगा रहे थे और उसी तरह की तस्वीर देखिए जोधपुर हाउस के बाहर भी देखी गई जिसे संभालने के लिए। लेकिन क्या आलाकमान की नजर में या सीएम गहलोत की नजर में ये पॉइंट आया है कि जो खासकर सिटिंग एमएलएज माइनॉरिटी बैकग्राउंड से आते हैं उनका विरोध जमकर हो रहा है? बात सिर्फ जाहिदा खान की नहीं है, बात दानिश अबरार की भी है, बात अमीन कागजी की भी है। बिल्कुल स्वप्निल देखिए अशोक गहलोत के ये बात उन तक ये बात पहुंच चुकी है और आला कमान तक भी देखिए बात के साथ चल के आ रही है कि बात जो है पहुंचा दी गई है कि राजस्थान के अंदर किस तरीके का इस वक्त माहौल देखा जा रहा है जो इस तरीके का विरोध सामने निकल के आ रहा है। देखिए राजस्थान में हमने देखा है कि वक्त वक्त पे विरोध निकलते सामने देखा गया है लेकिन अभी जिस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है इसकी खबर आला कमान तक पहुंच गई है। फिलहाल देखिए स्वप्निल हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट फिलहाल होल्ड पर है और 17 तारीख की जो सीएसी की बैठक होगी उसके बाद ही तो तब तक सीएम गहलोत संभवतः शायद वहीं रुकने वाले हैं। अभी तो और भी मुलाकातें होंगी। बिल्कुल सपने तो देखिए सीएम अशोक गहलोत का जयपुर रवानगी को लेकर अभी किसी भी तरह का अपडेट नहीं आ पाया। सबकी नजर पे टिकी हुई है लेकिन फिलहाल जोधपुर हाउस में मौजूद है और जो जो टिकट मांगने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और आज है कि रात्रि विश्राम यही जोधपुर हाउस दिल्ली में ही करे। पहले देखिए सोनी से भी मुलाकात की बात जो है वो सामने लेकर के आ रही है और हो सकता है कि अगर आज देर रात यहाँ पर रुकते हैं सीएम अशोक गहलोत तो मुलाकातों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहने वाला है। ठीक है, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और झालावाड़ के डग से खबर है, यहां बदमाशों का आतंक है। वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो पुलिस टीम गई थी उन पर फायरिंग कर दी गई। एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अभियान चला रही थी। इसी दौरान घाटाखेड़ी गांव में डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंचती है। डग पुलिस ने आरोपी के हाथ से हथियार छीन लिया। स्ट्रीट शीटर कप खान को धर दबोचा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पुलिस की टीम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन बदमाश भी हथियार लहराते हुए पुलिस को धमकियां दे रहा था कि आगे बढ़ोगे तो गोली मार दूंगा। लेकिन बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई गई। देखिए आप कैसे पीछे की तरफ से एक पुलिसकर्मी ने मौका मिलते ही उसके पीछे की तरफ पहुंचकर उसे पकड़ लिया। ये देखिए, इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखते रहिएगा। इसके हाथ में हथियार है, पुलिस के ऊपर इसने हथियार ताना हुआ है। कभी भी वो गोली चला सकता था, कोई भी पुलिस का जवान शहीद हो सकता था। लेकिन पुलिस भी इस बात को जानती थी, इस तरह के कंडीशन को टैकल करना पुलिस को अच्छी तरह से आता है। उसे इस बात का आभास होने दिया कि हम ठंडे पड़ रहे हैं, तुम अपने आप को शांत रखो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर चूकती है बदमाश की, पुलिसकर्मी पीछे से उसके पास पहुंचता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। उसके हाथ से हथियार छीन लिया जाता है और अब ये बदमाश सलाखों के पीछे है। हिस्ट्री शीटर है, कप खान नाम है, पकड़ लिया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने इस बदमाश को घेर लिया था। बदमाश इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था लेकिन फिर भी वो अपने लिए मौका ढूंढने की कोशिश में था कि अगर उसे मौका मिलता है तो वो वहां से फरार हो जाएगा। इसके लिए उसने खाकी पर हथियार भी ताना। पुलिसकर्मी मानो इस बात के लिए तैयार थे। पुलिस के पास भी बंदूकें थीं लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि दरअसल पुलिसकर्मियों के दिमाग में एक दूसरा प्लान चल रहा है। वो चाहते हैं कि इसका ध्यान भटके और जैसे ही ध्यान भटकेगा कुछ इस तरह उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिसकर्मी लगातार उसे बातों में उलझाए रहे, ये धड़ धमकियां देता रहा लेकिन पुलिसकर्मी भी इसे बातों में उलझाए रखे थे। बस मौका ताड़ रहे थे कि जैसे ही इसकी नज़र चूकती है, जैसे ही ये ठंडा पड़ता है
उसे घेर कर उसे धड़ तड़ से पकड़ लेंगे। एक पुलिसकर्मी पीछे की तरफ जाता है, उसे पीछे से पकड़ता है, बाकी के पुलिसकर्मी तुरंत दौड़ते हुए नजदीक पहुंचते हैं और उसे कसकर पकड़ लेते हैं। ये वो तस्वीरें और ये खबर का वो हिस्सा। 3 पुलिसकर्मी उसे घेर चुके हैं, हाथ पकड़ लेते हैं जिस हाथ में हथियार था, फिर हथियार उसके हाथ से निकलवा लिया जाता है और फिर उसे हथकड़ी पहना दी जाती है। तो जिस हथियार के दम पर यह धमकीबाज विलेन नंबर 1 बनने की फिराक में था, अब पुलिस की गिरफ्त में है और जल्द ही गिड़गिड़ाता भी नजर आएगा। हिस्ट्री शीटर कप खान नाम है, इलाके में जो बड़े बदमाश गिने जाते हैं उसमें भी इनका नाम शुमार है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अनीस आलम से। अनीस, ये पूरी तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें ये तो साफ है कि बदमाश ने बचने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन खाकी के सामने एक न चली। जी बिल्कुल सुनील, ये आप देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री शीटर के हौसले कितने बुलंद हैं कि ये बराबर इसने 2 फायर भी किए हैं, जिसमें 2 कांस्टेबल बाबल बच गए। एक तो विष्णु कांस्टेबल है और एक अन्य को कांस्टेबल है। क्योंकि ये पूरा मामला है झालावाड़ जिले के जो डग थाना क्षेत्र है उससे घाटक खेड़ी का है। यहाँ पर ये केब खान है, ये एक चालानी शुदा भी है और इसके ये राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर इसके ये वहाँ का वांछित भी है एनडीपीएस मामले में, और मध्य प्रदेश में भी ये वांछित है। तो उसको लेके आज इसके राजस्थान के जो झालावाड़ डग जो शहर है उसका तो ये चालानी शुदा है, किसको चेक करने गए थे कि ये हाल फिलहाल ये कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वहाँ गया तो उसने पुलिस को देखते ही उनके ऊपर फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के बाद वो जंगल में भाग गया। लेकिन पुलिस ने इसको घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। और अब देख सकते हैं कि किस तरह से इसको ये पिस्तौल दिखा रहा है, क्योंकि इसने 2 फायर भी किए हैं। लेकिन ऊपर वाले की एक मेहरबानी रही कि इसमें पुलिस वालों के कोई चोट नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने इसको तत्काल इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब संबंधित थाना क्षेत्रों के अंदर जहाँ से वांछित है वहाँ सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल, और तस्वीरों में नजर भी आ रहा है, हम हालांकि शब्द नहीं चला रहे हैं, हम जाहिर तौर पर समझ सकते हैं क्योंकि बदमाश है उसकी जुबान किस तरह की होगी, लेकिन इतना तो समझा जा सकता है कि पुलिस को लगातार वो धमकियां दे रहा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुलिस ने भी बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल गेम खेला, उसको बातों में उलझाया, उसका ध्यान भटकाया और तड़ से पकड़ लिया। तो बिल्कुल यही पुलिस की सबसे बड़ी तारीफ हो रही है कि उसने पुलिस ने इस सिरफिरे जैसे हिस्ट्री शीटर को अपनी बातों में उलझाया, उसको मनोवैज्ञानिक उसके ऊपर दबाव डाला और उसके बाद फिर उसको दर्द पहुंचा, क्योंकि इसके हाथ में पूरी रिवॉल्वर थी। और आपने देखा है कि किस तरह से वीडियो के अंदर ये रिवॉल्वर को दिखा रहा है, यानी कि ये सिरफिरा चाहता तो ये वापस फायर भी कर सकता था और आमने सामने भी फायर कर सकता था। लेकिन पुलिस ने इसमें बड़ी धैर्य से और बड़ी होशियारी से और मनोवैज्ञानिक इसके ऊपर दबाव डाल के और इसको बातों में लगा के और फिर इसको दबोचा है। और दबोचने के बाद अब इसको डग खाने के अंदर इसको अभी लॉकअप में डाल दिया है और अब जो संबंधित थाना क्षेत्रों में जहाँ भी है एनडीपीएस के मामले पर विभिन्न मामलों में वांछित है उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो क्या इसकी परेड करवाई गई है? और दूसरी बात यह कि जब इसको थाने में रख ही दिया गया है, क्या इसकी क्राइम शीट के बारे में आप कुछ और प्रकाश डाल पाएंगे? देखो बिल्कुल, इसमें भी जो पुलिस अधीक्षक जो ऋचा तोमर है झालावाड़ की, उनका कहना है कि ये काफी विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंदर ये वांछित है और एनडीपीएस के मामले भी वांछित है। और झालावाड़ जिले के अंदर तो ये है कि किसी चार्जशीट का इसको एक चालानी इस तरह से चालानी इसको था ये, तो उसको झालावाड़ पुलिस तो सिर्फ आचार संहिता के तहत इसको जितने भी हिस्ट्री शीटर है जिले के, तो उनके मौका मुआयना कर रही थी कि वर्तमान में जो हिस्ट्री शीटर है वो कर क्या रहे हैं, क्या काम धंधे करते हैं। लेकिन या तो कहानी दूसरी समझ में आई कि हिस्ट्री शीटर को जब चेक करने के, चूंकि तो चेक करने के तो इसने तो उल्टा पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। तो फायरिंग के बाद फिर पुलिस ने अपना रोल दिखाया, अपने एक्शन में आई और इसको चारों तरफ से घेर के और इसको दबोच लिया। ठीक है, आप नजर बनाकर रखें अनीस। फिलहाल मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन तस्वीरों को हम चाहते हैं हमारे दर्शक देखते रहें। देखिए, पुलिस को जानकारी मिली थी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस की टीम इलाके में पहुंचती है। जैसे ही ये बदमाश पुलिस की टीम को देखता है, गोलियां बरसाने लगता है। लगभग जो जानकारी मिल रही है, करीब 2 फायर उसने किए, 2 बार उसने गोलियां चलाई हैं, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। देखिए, इसका एनकाउंटर भी किया जा सकता था, लेकिन पुलिस का मकसद था इसे पकड़ने का। पुलिस ने बहुत प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी। इसका मतलब यह है कि जब पुलिस की टीम धरपकड़ अभियान के लिए निकली थी, उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर तरह के प्लान मौजूद थे। जिस भी तरह की कंडीशन आएगी, उसे कैसे टैकल करना है, इस पर अच्छी खासे तरीके से विचार कर लिया गया था। एक एक कर्मी को समझा दिया गया था। ऐसे में पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है, बदमाश पुलिस को देखते ही फायर करता है, 2 पुलिसकर्मी उसमें बाल बाल बचते हैं। बदमाश को यह समझ में आ जाता है कि उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो तमाम पॉसिबिलिटीज से इतर एक मौका ताड़ने की फिराक में रहता है, एक ट्राई मारने की फिराक में रहता है। वो जंगल की ओर भागता है। पुलिस की टीम हिचकती नहीं है, जंगल की ओर उसके पीछे पीछे दौड़ती है और फिर एक जगह पर जाकर उसे घेर लिया जाता है। बदमाश समझ जाता है कि अब ज़्यादा भागने का कोई फायदा है नहीं, तो बदमाश
बंदूक दिखाते हुए धमकाने लगता है कि अगर आगे बढ़ोगे, इसी तरह से मेरे पीछे आते रहे तो मैं गोली मारूंगा। लेकिन पुलिस की टीम भी इससे बातचीत करती रही, लगातार इसे बातों में उलझा कर रखा। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है जिसे खेलने में कई बार हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी नाकाम रह जाते हैं, लेकिन शायद हाल के दिनों में उन्हें उनकी ट्रेनिंग का ये भी पार्ट रहा है कि इस तरह की कंडीशन में आपको कैसे बातों से उलझाना है। बहुत पुख्ता तरीके से इस अपराधी को उन्होंने बातों में उलझाया, उसे ये एहसास होने दिया कि ठीक है, तुम गरज रहे हो, हम ठंडे पड़ रहे हैं, हो सकता है कि हम थोड़ी देर में अपने कदम वापस खींच लें और तुम्हें छोड़ते हुए निकल जाएं। बदमाश को एक बार जब ये एहसास हुआ तो वो शेर की तरह दहाड़ने लगा। ऐसे में उसका ध्यान भटका। जैसे ही ध्यान भटकता है, एक पुलिसकर्मी बहादुरी दिखाते हुए तड़ से, बहुत तेजी से, चीते की रफ्तार से उसके पीछे पहुंचता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है, हाथों पीछे की तरफ से क्लच कर लेता है, लॉक कर लेता है। देखिए, ये एक पोजीशन होती है, रेसलिंग की दुनिया से जुड़े लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि उसके पीछे से पहुंचकर उसके हैंड्स को पुलिसकर्मी लॉक कर देता है। 2-3 पुलिसकर्मी और दौड़ते हुए आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। इसके हाथ से हथियार छीन लिया जाता है और उसके बाद ये अपराधी मिमियाने लगता है। कुछ पलों पहले तक तो जो धमकियां बरसा रहा था वो मिमियाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लोकेश मकवाना से। लोकेश, बेहद सधे हुए तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आखिरकार एक बड़ा नाम कानून के शिकंजे में आ फंसा। बिल्कुल सपने, मैं आपको जानकारी दे दूं, झालावाड़ जिले के डग पुलिस ने जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे अपराधी को जब वो पकड़ने गए तो जंगल की ओर भागा और वो एक पिस्टल लेकर हवा में फायरिंग करते करते पुलिस को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन पुलिस की सजगता से, पुलिस की टीम से सजगता से पुलिस ने तुरंत उसको जी इस तरह का पुराना अपराधी जो है वांछित माना जा रहा है। ऐसे हार्डकोर अपराधी है ये, कई इसके मुकदमे जो है पहले भी अटक थाने में दर्ज है। ऐसे में आपको बता दूं, जिस तरह से अभी आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की तत्परता कहीं ना कहीं देखने को नजर आई और ये सफलता जो बड़ी है एनडीपीएस एक्ट में इस पुलिस को मिली है। सपने, बिल्कुल, इस अपराधी के बारे में अगर आप बता पाएं, क्या क्या कारनामे किए इसने और क्यों ये लोगों के बीच में डर का एक बड़ा नाम था? सबने मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस इलाके से आता है वो डग थाना क्षेत्र के घाटोली गांव है, वो काफी सस्पेक्टेड गांव है। वहाँ अवैध हथियार बनने की भी कई बार सूचना मिली है, कई बार पुलिस ने दबिश दी है। आज से कुछ समय पहले भी इस तरह की फायरिंग का मामला पुलिस पे आया था और इस तरह के जो प्रकरण है आए दिन वहाँ पूर्व में होते रहते थे। लेकिन जिस तरह का एक गाँव है घाटोली में बताया जाता है कि हथियारों का भी कहीं ना कहीं जखीरा गाँव बनता था। पुलिस ने कई बार इस गाँव में भी दबिश दी है। क्या ये किसी गिरोह का सदस्य है? क्या ये किसी गिरोह का सरगना है? इस बारे में कोई जानकारी? इसे कहां पर रखा गया है? क्या इस बात को ध्यान दिया जा रहा है कि इसके साथी हो सकता है इसे छुड़ाने की कोशिश करें? बिल्कुल, ये कोशिश कर ही रहते हैं। आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से ये पूरा एक पिस्टल को लहराते हुए चल रहा था और कहीं ना कहीं इसको और लोग भी इसको कह रहे भाग जा, इस तरह की आवाजें भी कहीं ना कहीं आ रही और भी खुलासे इसके अनुसंधान के बाद मालूम पड़ेगा ना। तो सिर्फ इसी को पकड़ा गया है या जो लोग इसको मोटिवेट कर रहे थे, जो इसको बढ़ावा दे रहे थे कि ठीक है तू भाग सकता है, भाग जा, उनको भी पकड़ा गया है? सबसे बड़ी बात ये देखने को आ रही है कि इस पे फायरिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है। जब इसने हवा में फायरिंग की है, पुलिस ने इसमें सबसे पहले मुकदमा दर्ज करा है और कौन इसको साथी जो सपोर्ट कर रहा था, कौन इसको सपोर्ट कर रहा था, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं डग पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। किस तरह की बंदूक थी इसके पास? देसी कट्टा, लाइसेंसी बंदूक या फिर गैर लाइसेंसी अवैध? देसी कट्टा था। हाँ। जो वहाँ ये बताया मैंने आपको कुछ समय पहले सपने के, ये जो देसी कट्टा है वहाँ ये लोग बनाते थे। ऐसा भी कहीं ना कहीं मामला जो है सामने आया। हाँ, इसीलिए मैं कंफर्म आपसे हो लेना चाहता हूँ लोकेश, क्या किसी तरह का कोई गिरोह का नाम सामने आ रहा है, किसी तरह के गैंग का नाम सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं और भी जानकारी मैं आपको भी लेकर देता हूँ। अभी जो जानकारी वर्तमान में ये जानकारी है कि एक हार्डकोर अपराधी जो एनडीपीएस एक्ट के मामले में वंचित था उसको डग पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठीक है लोकेश, फिलहाल इसे कहाँ रखा गया है? अभी डग पुलिस की कस्टडी में है। क्या इसके लेकर पुलिस कोई प्रेस वार्ता करने वाली है? जाहिर है उनके लिए भी एक हीरोइक मोमेंट है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जब पुलिस टीम वहां पहुंचती है तमाम तरह के प्लान लेकर पहुंचती है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर एक प्लान फेल रहा तो हमें क्या करना है, दूसरा प्लान फेल रहा तो क्या करना है। जी, तो मैं भी डिप्टी साहब से मेरी दूरभाष से बात करने की कोशिश हो रही है। अपने लगा जैसे उनसे मेरी बात हो जाती है तो आगे की जानकारी मैं समाचार प्लस पे देता रहूंगा। चलिए ठीक है लोकेश, आप नजर बनाए रखें। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह से हीरोइक वे में आप देखेंगे किस तरह से हीरोइक तरीके से एक नायक की तरह पुलिसकर्मियों ने इस विलेन को धर दबोचा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके हाथ में एक देसी कट्टा था। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची, देसी कट्टे बनाने के काम में ही शायद ये लोग लगे हुए थे। इसके कुछ और साथी थे जो शायद गोरख धंधे में इसके साथ भी रहते हो। बहरहाल इससे पूछताछ के आधार पर उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस करेगी।